इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक गरीब दलित परिवार की बेटी के साथ बलात्कार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमें और भी हौसला मिल सके। तो शुरू करते हैं। हाथरस की सुबह, एक अनकही घटना। सूरज अभी पूरी तरह से उगा भी नहीं था। 14 सितंबर 2020 की सुबह उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के बूलगढ़ी गांव में ठंडी हवा चल रही थी। गांव के किनारे बने छोटे छोटे मिट्टी के घरों से धुआं उठ रहा था और खेतों में हल्की धुंध छाई हुई थी। 19 साल की मनीषा, काल्पनिक नाम क्योंकि असली पहचान गोपनीय रखी गई थी, अपनी मां के साथ घर से निकली। दोनों के कंधों पर टोकरी थी, हाथों में हांसिया और मवेशियों के लिए चारा इकट्ठा करने की दिनचर्या शुरू होने वाली थी। मनीषा की मां ने उससे कहा, जल्दी चल बेटी, आज धूप तेज होगी, उससे पहले काम निपटा लें। मनीषा ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। उसकी आंखों में एक सादगी थी, एक सपना था, शायद एक बेहतर जिंदगी का, जो इस छोटे से गांव की सीमाओं से परे हो। लेकिन उस सुबह कुछ और ही लिखा था, कुछ ऐसा जो न सिर्फ मनीषा की जिंदगी बल्कि पूरे देश की सोच को झकझोर देगा। खेत का सन्नाटा और छिपी साजिश खेत तक पहुंचते ही मां बेटी ने काम शुरू कर दिया। बाजरे के लंबे लंबे पौधों के बीच हंसिया चल रही थी। मनीषा थोड़ा आगे बढ़ गई थी, जहां घास गाढ़ी थी। उसकी मां पीछे रह गई, अपनी टोकरी भरने में मशगूल। सुबह के 9:45 बज रहे थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। मनीषा ने अचानक कुछ कदमों की आहट सुनी। उसने पलटकर देखा, लेकिन बाजरे के पौधों के बीच कुछ साफ नहीं दिखा। मां, उसने हल्के से पुकारा, पर जवाब नहीं आया। उसकी मां अभी भी 100 मीटर पीछे थी और उसकी सुनने की शक्ति कमजोर होने के कारण उसे बेटी की आवाज नहीं पहुंची। तभी 4 छायाएं बाजरे के पौधों के बीच से निकलीं। संदीप, रामू, लवकुश और रवि। ये चारों गांव के ठाकुर समुदाय से थे, जिनका गांव में दबदबा था। संदीप 20 साल का, लंबा और हट्टा कट्टा, जिसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। रामू 26 साल का, जिसकी आंखों में हमेशा एक चालाकी झलकती थी। लवकुश 23 साल का, जो अपने दोस्तों के इशारे पर चलता था। रवि 35 साल का, संदीप का चाचा, जो इस समूह का सबसे अनुभवी और खतरनाक सदस्य था। ये चारों पहले से वहां थे, शायद किसी योजना के तहत। हिंसा की शुरुआत मनीषा ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन संदीप ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहां जा रही है? उसकी आवाज में एक ठंडक थी। मनीषा ने छूटने की कोशिश की, लेकिन तभी रामू ने उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन लवकुश ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। रवि ने उसका दुपट्टा खींचा और गले में लपेट दिया। मनीषा की सांसें रुकने लगीं। उसकी आंखों में डर था, लेकिन ये चारों उस डर को अपनी जीत समझ रहे थे। उन्होंने मनीषा को बाजरे के खेत में गहराई तक घसीटा। उसका दुपट्टा अब उसके गले में फंदे की तरह कस गया था। संदीप ने उसे जमीन पर पटक दिया। मनीषा की चीखें दुपट्टे के नीचे दब गईं। उसकी मां को अभी तक कुछ पता नहीं था।
वह अपनी घास काट रही थी, अनजान कि उसकी बेटी की जिंदगी खतरे में थी। चारों ने मनीषा के साथ बर्बरता शुरू की। यह सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं थी, बल्कि जातिगत नफरत का प्रदर्शन था। मनीषा दलित थी और ये चारों ऊंची जाति के। उनके लिए यह सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि अपनी सत्ता दिखाने का मौका था। क्रूरता की पराकाष्ठा जब चारों अपनी हवस पूरी कर चुके, तब उन्हें लगा कि मनीषा अब कुछ बोल नहीं पाएगी। लेकिन संदीप को एक और डर सताने लगा। अगर ये जिंदा रही तो हमें फंसा देगी, उसने रवि से कहा। रवि ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया, तो इसे खत्म कर दो। संदीप ने मनीषा के गले पर और जोर डाला, उसकी रीढ़ पर लातें मारी। एक तेज आवाज आई, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटने की। मनीषा का शरीर लकवाग्रस्त हो गया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह हिल नहीं पा रही थी। फिर रामू ने एक चाकू निकाला। इसकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दो, उसने कहा। उसने मनीषा की जीभ पर वार किया। खून की धार बहने लगी। चारों को लगा कि वह मर चुकी है। उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया और खेत से बाहर निकल गए। लेकिन मनीषा अब भी जिंदा थी। उसका शरीर टूट चुका था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। मां की खोज और सस्पेंस की शुरुआत मनीषा की मां ने उसे ढूंढना शुरू किया। मनीषा, कहां है तू? उसकी आवाज खेतों में गूंज रही थी, लेकिन जवाब नहीं आया। तभी उसकी नजर मनीषा की गुलाबी चप्पलों पर पड़ी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह उस दिशा में दौड़ी जहां चप्पलें पड़ी थीं। बाजरे के पौधों को हटाते हुए उसने जो देखा, वह किसी भी मां के लिए सबसे भयानक दृश्य था। मनीषा खून से लथपथ पड़ी थी। अस्पताल और सच्चाई का खुलासा। मनीषा को पहले हाथरस के स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, फिर अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहां उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। उसकी रीढ़ टूट चुकी थी, जीभ कट चुकी थी और शरीर का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। 15 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ते हुए मनीषा को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 29 सितंबर 2020 को उसने दम तोड़ दिया। पुलिस की भूमिका, देरी, लापरवाही और अंततः कार्रवाई। जब 14 सितंबर 2020 को मनीषा को अधमरी हालत में अस्पताल ले जाया गया, तो उसके परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। लेकिन पुलिस की शुरुआती प्रतिक्रिया बेहद निराशाजनक थी। शुरुआत में लापरवाही और घटना को दबाने की कोशिश। जब परिवार ने हाथरस पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करानी चाही, तो पुलिस ने पहले इसे छेड़छाड़ का मामला बताकर गंभीरता से नहीं लिया। चारों आरोपियों के नाम बताए जाने के बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में देरी की और इसे साधारण मामला समझा। जब मनीषा ने होश में आकर बयान दिया और गैंगरेप व हिंसा की पुष्टि की, तब जाकर पुलिस ने मामला दर्ज किया। मेडिकल रिपोर्ट और प्रशासनिक जटिलता। पहले पुलिस ने यह कहकर बलात्कार की पुष्टि करने से इनकार कर दिया कि मेडिकल रिपोर्ट में इसका प्रमाण नहीं मिला। हालांकि परिवार और जनता के दबाव में पुलिस को SC/ST एक्ट, गैंगरेप और हत्या के प्रयास की धाराएं जोड़नी पड़ी। मीडिया और जनता के दबाव में कार्रवाई। मामला जब राष्ट्रीय मीडिया में छाने लगा, तब उत्तर प्रदेश पुलिस पर दबाव बढ़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SIT गठित की और मामले की जांच शुरू हुई। CBI को मामला सौंपा गया और जांच शुरू हुई। रातों रात अंतिम संस्कार और विवाद। सितंबर 2020 को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मनीषा की मृत्यु हो गई। उसी रात पुलिस ने परिवार की मर्जी के बिना रात 2:30 को जबरन अंतिम संस्कार कर दिया, जिससे पूरे देश में गुस्सा फैल गया। परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने साक्ष्यों को मिटाने के लिए ऐसा किया।
आरोपी की गिरफ्तारी और कोर्ट का फैसला। चारों आरोपी संदीप, रामू, लवकुश और रवि को गिरफ्तार किया गया। 2023 में कोर्ट ने फैसला सुनाया। सिर्फ संदीप को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया और उम्र कैद दी गई, जबकि बाकी 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया। परिवार और कई कार्यकर्ताओं ने इस फैसले पर सवाल उठाए और इसे अधूरा न्याय बताया। अभी भी अनसुलझे सवाल। क्या पुलिस ने आरोपियों को बचाने की कोशिश की? क्या जातिगत भेदभाव की वजह से इस केस को दबाया गया? क्या न्याय प्रणाली से मनीषा और उसके परिवार को पूरा न्याय मिला? यह केस सिर्फ एक अपराध नहीं था, बल्कि समाज की गहरी जड़ों में बैठे जातिगत भेदभाव और सत्ता के दुरुपयोग को उजागर